क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी नहीं है? तो देखिए, जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए, फिर आप आंसर करिए। तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी नहीं है। तो जब हमने एजेंसी ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ा तो तीन तरह की एजेंसी पढ़ी थी हमने। फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, जिसको हिंदी में हम कहेंगे औपचारिक, अनौपचारिक और नॉन औपचारिक। तो जब हम सबसे पहले परिवार की बात करते हैं ना, तो परिवार तो शिक्षा की एक अनौपचारिक एजेंसी या अनौपचारिक साधन है। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा। आस पड़ोस, ये भी शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है ना कौन सा एक अनौपचारिक साधन नहीं है। धर्म की बात करें तो धर्म भी शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन है, एक इनफॉर्मल एजेंसी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ख, विद्यालय। जब हम विद्यालय की बात करते हैं तो विद्यालय क्या है? शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन नहीं है। तो फिर एक कौन सा साधन है? विद्यालय शिक्षा की एक फॉर्मल एजेंसी है, एक औपचारिक साधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय, ख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा शिक्षा का एक औपचारिक साधन है, फॉर्मल एजेंसी है? तो हमने ये तो पता चल गया हमने कि समाज की बात कर रहे हैं, घर की बात कर रहे हैं, परिवार की बात कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? शिक्षा का एक अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी है। और औपचारिक साधन क्या है शिक्षा का? विद्यालय हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। ये सब क्या है? औपचारिक साधन है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऑप्शन आपका ए है, क। ठीक है, समाज, तो समाज शिक्षा का औपचारिक साधन नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला क्या होगा? ये गलत। उसके बाद विद्यालय, तो विद्यालय बिल्कुल ठीक है, एक औपचारिक साधन है। कॉलेज भी एक औपचारिक साधन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? घ। ग और ग दोनों। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? घ, कि घ और ग दोनों ही शिक्षा के औपचारिक साधन हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो देखिए, जब क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं ना, तो ये जरूरी थोड़ा ना है कि आप जितने भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हैं वो क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन या उनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आए। तो इसीलिए जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन के साथ चीज़ों को समझिए। अगर चीज़ों को सही तरीके से समझेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, तो फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। फिर क्वेश्चन नंबर 3। पर संस्कृतिकरण या अकल्चराइजेशन क्या होता है? इसका मतलब क्या है? कल्चर तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अकल्चराइजेशन, पर संस्कृतिकरण क्या है? तो देखिए, आप क्वेश्चन से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर संस्कृतिकरण, लेकिन उसके साथ क्या है? पर संस्कृतिकरण। तो पर संस्कृतिकरण आमतौर पर हम जैसे कहते हैं ना, पराया, ठीक है, परदेश, मतलब कोई दूसरा, अलग। तो यहाँ पे चार ऑप्शन क्या दिए गए हैं? अपनी स्वयं की स्वदेशी संस्कृति को सीखना। तो देखिए, जब हम पर संस्कृतिकरण की बात करें ना, तो मतलब दूसरी संस्कृति। तो यहाँ पर अपनी स्वयं की स्वदेशी संस्कृति को सीखना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर गलत हो जाता है। ख, किसी दूसरी संस्कृति को सीखना। तो देखिए, पर संस्कृति मतलब कोई दूसरी संस्कृति। तो यहाँ से आप क्वेश्चन से ही आप आंसर को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ख, किसी दूसरी संस्कृति को सीखना। और फिर ग, स्वदेशी संस्कृति की बुराई करना, बाहरी विदेशी संस्कृति की बुराई करना। तो इस तरह के जो आंसर अगर कई बार आपको मिले ना, तो इस तरह से, इस तरह के जो ऑप्शन जो मिले, तो ज्यादातर ये जो होते हैं बिल्कुल नहीं होते। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ख है, किसी दूसरी संस्कृति को सीखना। तो इसे हम क्या कहते हैं? पर संस्कृतिकरण, किसी दूसरी संस्कृति की तरफ आकर्षित होना, उसको सीखने की कोशिश करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? बहुभाषावाद। तो यहाँ पे भी हम क्वेश्चन से समझते हैं। बहुभाषावाद या मल्टीलिंगुअलिज्म से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, बहुभाषा मतलब काफी सारी भाषाएं, ठीक है। तो बहुभाषा से तात्पर्य, पहला ऑप्शन क्या है? एक भाषा का प्रयोग। तो एक भाषा और बहुभाषा दोनों में कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि बहुभाषा का मतलब काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर जो ऑप्शन 1 है, ये तो वैसे ही गलत हो जाता है। और ख क्या है? एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। ग क्या है? क और ख दोनों ही। तो क तो वैसे ही गलत है। और घ की बात करें तो क और ख दोनों ही गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बहुभाषा की बात करते हैं ना, तो बहुभाषा मतलब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुभाषा। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब बहुभाषा की बात की जाती है ना,
एक से अधिक भाषाएं या दो से अधिक भाषाएं का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुभाषा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? हमारी संविधान में कितनी भारतीय भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, मान्यता दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या है, 22। हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को जगह दी गई है, उनको स्थान दिया गया है, उनको मान्यता दी गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो देखिए, जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रियम्बल की बात करते हैं, तो इसको भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। तो जब आप इसको देखेंगे ना, अक्सर जब आप अपनी एसएसटी की बुक ओपन करते होंगे तो स्टार्टिंग में ही प्रियम्बल, भारत की संविधान की प्रस्तावना आपको देखने को मिलती थी, जिसकी स्टार्टिंग ही होती थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो यहाँ पर उस प्रस्तावना में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं इनमें से जो उसमें हमें देखने को नहीं मिलते? तो समानता की बात करें तो ये तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, समानता की बात की गई है। स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की भी बात की गई है। तो कौन सा शब्द आ गया जिसकी बात नहीं की है, जो शामिल नहीं है? पवित्रता। ठीक है। तो ये पवित्रता जो शब्द है हमारी संविधान की प्रस्तावना में, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? तो सभी नागरिक की बात की जा रही है, यहाँ पे समानता की बात की जा रही है। तो देखिए, भारतीय संविधान में जब हम बात करते हैं, हमारे मौलिक अधिकार में एक अधिकार है समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद कितना है, 14 से लेकर 18 तक। तो हमारे जब बात करते हैं कि समानता की बात करते हैं, सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, उनकी जात के आधार पर, रंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम समानता के अधिकार की भी बात करें तो उसमें जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 15 में ये बात की गई है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हैं, उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो सकता, उनको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? तो देखिए, जब हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं ना, तो मौलिक अधिकार में हमें कुछ अधिकार मिले हैं, जैसे समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 की बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 की बात करते हैं तो संस्कृति का अधिकार। ठीक है। और अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में किसका जिक्र है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो मतलब क्या है कि जो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना, इसको किस में जगह दी गई है, किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। जिसमें कहा गया है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना, तो संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाकर वहां पर आप कंप्लेंट कर सकते हो। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था आपके अधिकारों का हनन करती है तो आप संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? मान लो देश में जैसे एक बार पहले इमरजेंसी आ चुकी है, अगर इमरजेंसी आती है तो कौन सा ऐसा अधिकार है जो सरकार आपसे छीन नहीं सकती? तो ये कौन सा अधिकार हो गया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ये ऐसा अधिकार है जो आपसे छीना नहीं जा सकता, जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो इसको याद रखना, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बाकी सारे अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या आप कह सकते हैं अस्पृश्यता को समाप्त करता है? ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क, अनुच्छेद 17, जो किसी भी प्रकार के छुआछूत को समाप्त करता है, खत्म करने की बात करता है। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, 6 वर्ष 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो देखिए, हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86वां संशोधन हुआ था, जिसके तहत हमारे संविधान में एक आर्टिकल जोड़ा गया, 21A।
जिसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। तो जब पूछा गया तो जो हम बात करते हैं कि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की बात करते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात करते हैं, तो ये संशोधन हमारे संविधान में कब हुआ, कब निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए एक नया आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 21A। तो एक कब हुआ? 2002 में हमारे संविधान में 86 अमेंडमेंट या 86वां संशोधन हुआ, जिसमें निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को, ठीक है, मौलिक अधिकार बनाया गया। तो संशोधन कौन सा था? 86, ठीक है, 86वां संशोधन हुआ था। उसके बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? तो कौन सा आर्टिकल देता है? तो इसका सही आंसर है क, अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट, कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है? कौन सा अनुच्छेद है? जैसे अभी हमने बात की कि हाँ अनुच्छेद, ठीक है, तो ख, ख कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A, 21A। ये क्या करता है? ये शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। मैंने आपको बताया ना कि 2002 में 86 अमेंडमेंट हुआ, 86वां संशोधन हुआ, जिसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली, और इसके लिए एक नया आर्टिकल आया, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने की अनुमति देता है? ठीक है, तो देखिए, भारत के किसी हिस्से में जाना, वहाँ पे निवास करना, वहाँ पे अपना घर लेना, ठीक है, वहाँ पे रहना, तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है? तो यहाँ पर बात की जा रही है, किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से, ठीक है, कि आप बिल्कुल फ्री हैं, भारत के किसी भी हिस्से में भी आप जाके रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। तो आपको इसकी गारंटी कौन देता है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? कि जब हम शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात करते हैं ना, तो मतलब शिक्षा के अधिकार को कब कानूनी मान्यता प्राप्त हुई थी, किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर जो है, आंसर घ, वर्ष 2009 में। हमारे हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है, जिसको आरटी एक्ट हम कहते हैं, ये अधिनियम पारित हुआ और शिक्षा को कानूनी मान्यता मिली, एक अधिनियम बना, ठीक है। तो ये किस वर्ष पारित हुआ? ये वर्ष 2009 को पारित हुआ था, और 2010 से ये लागू हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में आधुनिकीकरण से तात्पर्य क्या है? जब हम शिक्षा में आधुनिकीकरण की बात करते हैं ना, तो उसका अर्थ क्या है? तो आधुनिकीकरण का अर्थ कुछ नयापन, नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, क, ये भी ठीक लग रहा है। ख, नई शिक्षण तकनीक का प्रयोग, ये भी ठीक है। ग, शिक्षण और अधिनियम के तरीकों में नया परिवर्तन, नौ परिवर्तन, तो तीनों ठीक है। मतलब सही आंसर क्या होगा? घ, उपरोक्त सभी। जब हम शिक्षा में आधुनिकीकरण की बात करते हैं ना, तो आधुनिकीकरण का मतलब सिर्फ सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं होता, सिर्फ सिर्फ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं होता, ठीक है। आ, सिर्फ नई मशीनों का इस्तेमाल करना नहीं होता, बल्कि नई जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण में जो नयापन है, पढ़ाने वाले के दिमाग में भी जो नयापन है, नए समय के हिसाब से चलना, नई चीजों को अपनाना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या वैश्वीकरण का एक लक्षण नहीं है? ठीक है, तो जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं ना, तो मतलब एक देश का बाकी देशों के साथ जुड़ाव। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि वैश्वीकरण का लक्षण नहीं है? तो पहला क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग, ठीक है, तो लक्षण है वैश्वीकरण का। ख क्या है? अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपसी सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये भी है। विचारों में खुलापन, बिल्कुल है, तभी तो वैश्वीकरण आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप लास्ट देखेंगे, घ, असंवेदनशीलता, मतलब किसी कोई परेशान हो, खुश हो, किसी से किसी तरह का कोई मतलब नहीं, ठीक है, किसी से किसी प्रकार का कोई सहानुभूति नहीं, सिर्फ अपने तक सीमित रहना। तो ये जो है क्या है? ये वैश्वीकरण का लक्षण नहीं है। जब हम अपने बारे में सोचें, सिर्फ अपने आप के बारे में सोचें, अपने दूसरे के बारे में हम बात ना करें, ठीक है, तो इस तरह की जो सोच है, इस तरह की जो चीज़ है, ठीक है, इस तरह की जो एक्टिविटी है, वो वैश्वीकरण का लक्षण नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से क्या निजीकरण का लक्षण नहीं है? तो जब हम निजीकरण की बात करते हैं ना, जब हम
सार्वजनिकरण की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, तो समाजवाद में तो भाई सभी के मतलब वहाँ पे गरीबों को भी ऊपर उठाने की बात होती है, सामाजिक कल्याण की बात होती है। लेकिन जब हम निजीकरण की बात करते हैं तो इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसे कमाना। ठीक है। यहाँ पर जो संपत्ति का मालिक होता है सरकार नहीं होती, कोई एक व्यक्ति होता है। तो निजीकरण के क्या लक्षण है? अत्यधिक लाभ अर्जित करना, ये तो लक्षण है। व्यक्तिगत हाथों में जिम्मेदारी, ये भी लक्षण है। सामाजिक कल्याण, ये लक्षण नहीं है। महंगी शिक्षा, ये निजीकरण का लक्षण है, क्योंकि जैसे जैसे निजीकरण होता जा रहा है, शिक्षा का भी निजीकरण हो रहा है, तो हम देख रहे हैं शिक्षा बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। तो निजीकरण का कौन सा लक्षण नहीं है? सामाजिक कल्याण। ठीक है, ये निजीकरण का लक्षण नहीं है। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात करते हैं ना, तो मतलब सभी तक शिक्षा की पहुंच होना, सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचना। ठीक है। तो भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, सिर्फ लड़कों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, सिर्फ लड़कियों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, या उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो जैसे मैंने आपको बोला, सार्वभौमिकरण मतलब सभी तक शिक्षा उपलब्ध करवाना, सभी बच्चों तक शिक्षा की पहुंच। तो सिर्फ लड़के वाला आंसर गलत है, सिर्फ लड़कियां, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? क, सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना। ठीक है। ये किसका है? सार्वभौमिकरण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का यही अर्थ है। उसके बाद अगर हम बात करें, शिक्षा को एक बेहतर निवेश, शिक्षा को एक बेहतर निवेश क्यों समझा जाता है? ठीक है, जो सही क्वेश्चन है कि शिक्षा को एक बेहतर निवेश या शिक्षा पर हम क्यों समझते हैं कि शिक्षा पर जो हम पैसे खर्च खर्च कर रहे हैं तो एक बेहतर निवेश है? क्या कारण है इसका? क, जीवन की बेहतर गुणवत्ता। ख, बेहतर नौकरी के अवसर। ग, आंतरिक योग्यता का विकास, जैसे हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा है। तो शिक्षा पे हम निवेश क्यों करते हैं? अपने बच्चों को हम अच्छी शिक्षा क्यों देते हैं? आप सब क्यों अच्छी शिक्षा ले रहे हैं? ताकि आपकी जीवन की बेहतर गुणवत्ता हो सके, आपका जीवन बेहतर हो सके, आपको एक अच्छी नौकरी मिल सके, आपके अंदर की जो योग्यता है, काबिलियत है, उसका विकास हो सके। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। समाज का लघु रूप किसे माना जाता है? तो जैसे हमने प्रैग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा ना, प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ा, तो उसमें क्या कहा गया कि जिस तरह से एक समाज में हम देखते हैं कि अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम स्कूल को भी अगर हम देखें तो स्कूल को भी समाज का एक लघु रूप कहा जाता है। जिस तरह से स्कूल में समाज में सामाजिक विभिन्नताएं देखने को मिलती है, वही विभिन्नताएं हमें स्कूल में भी देखने को मिलती है। कि स्कूल में एक क्लास में अलग अलग संस्कृति के बच्चे आते हैं, अलग अलग जाति धर्म से संबंधित होते हैं, फिर भी साथ में रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में एक्टिविटी करते हैं। इसलिए हम स्कूल को क्या कहते हैं? समाज का एक लघु रूप कहा जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या तात्पर्य है? पर्यावरण, क्या अर्थ है पर्यावरण का? ठीक है। तो क, प्राकृतिक वातावरण। ख, मानव निर्मित वातावरण। क और ख दोनों ही। और घ की बात करें तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं ना, तो पर्यावरण में प्राकृतिक पर्यावरण भी आता है और मानव निर्मित जो पर्यावरण है, जो हमारे घर हैं, स्कूल हैं, अस्पताल हैं, सड़कें हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ग होगा। कि पर्यावरण की बात करते हैं तो प्राकृतिक वातावरण भी आता है और मानव निर्मित वातावरण भी आता है। इसके बाद हम नैतिक मूल्यों की बात करें, ठीक है, तो नैतिक मूल्य संबंधित है, किससे संबंधित है? समाज से, व्यक्ति से, सरकार से, या सभी से? तो नैतिक मूल्यों का संबंध किससे है? व्यक्ति विशेष से है। ठीक है। जब हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं तो इसका संबंध इंडिविजुअल से है, एक व्यक्ति से है। लेकिन जब हम समाज की बात करेंगे ना, तो उसका संबंध किससे? सामाजिक मूल्य से है। ठीक है। तो जहां पे नैतिक मूल्य की बात आती है तो वहां पर क्या है? व्यक्ति विशेष है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्ति विशेष, इंडिविजुअल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीवा स्वप्न नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद? नहीं। अरविंदो? बिल्कुल नहीं। ठीक है। सावित्रीबाई फूले? ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? गीजूभाई बधेका। तो गीजूभाई बधेका ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, और उनमें जो सबसे फेमस जो उनकी किताब थी, कौन सी थी? दीवा स्वप्न। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय किसने खोला? एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फूले, रमाबाई, स्वामी दयानंद? तो इसका जो सही उत्तर है
क्या है, सावित्रीबाई फुले ने देश का पहला कन्या विद्यालय 1848 में पुणे में ओपन किया। ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन है, और आप इसकी अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर का रट्टा मत मारिए, इसको समझने की भी कोशिश कीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आए तो आप मतलब इस काबिल हों कि आप उसको आराम से पहले ध्यान से पढ़ें। कई बार जो क्वेश्चन का जो आंसर है ना, क्वेश्चन में ही हमें अगर ध्यान से पढ़ें तो कहीं ना कहीं वहीं से हमें धीरे धीरे कुछ हिंट वहाँ से हमें मिल जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।